everyone, welcome to our digital library. I am Dr. खुशी साहू और हम अगर तंत्र के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस कवर कर रहे थे, जिसमें अराउंड 7 से 8 वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो उनको जाके आप जरूर अपना कवर करें और सिलेबस में मार्क करते रहें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करेक्ट वीडियो स्टडी में बताए हूँ, उनमें से यदि कुछ बच जाता है तो आप मुझे लास्ट में सजेस्ट कर सकते हैं। अराउंड दिसंबर से जनवरी में थर्ड ईयर के पेपर हो जाएंगे, ये फाइनल है। तो उसके पहले जितना हो सके आप मुझे टॉपिक्स बताएं और मैं आपको उसके पहले कवर करवा सकूं, क्योंकि उसके बाद मेरे भी एग्जाम्स रहेंगे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की करेक्ट वे टू स्टडी के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, हैं ही ऑलरेडी। और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स में भी हैंड रिटन नोट्स के मैंने वीडियोस बना रखी हूँ, चाहे वो गायनी ऑप्स हो, चाहे और भी सब्जेक्ट्स हो। जो भी बचा हो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है उपविश का वर्गीकरण। इसके साथ साथ पेपर भी सॉल्व है 4 से 5 ईयर के, तो जरूर सारी चीजें अवेलेबल है चैनल में, जरूर एक बार अपना खुद से आप चेक करो तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उपविश का वर्गीकरण तो रस तरंगिणी के अनुसार और राजनिघंटु के अनुसार हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस तरंगिणी के अनुसार 11 उपविश है और राजनिघंटु के अनुसार 7 है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये जो मेरी स्पेस छूटी हुई है, ये श्लोक के लिए छूटी है, तो आप श्लोक भी याद कर सकते हो, नहीं तो हम इन नाम की ट्रिक अभी हम देखने वाले हैं। रस तरंगिणी ने टोटल 11 उपविश बताए हैं। कुचला, अहिफेन, धतूरा, भांग, गुंजा, अर्क दूध, लांगली, नेक्स्ट पेज में 4 नाम लिखे हुए हैं, और रेचक यानी जयपाल, करवीर यानी कनेर, भल्लातक और स्नूही। तो अब हम इनकी ट्रिक देखते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से याद रखी थी। ये जो आपको यहाँ पर ट्रिक दिख रही है, कबड्डी गर्ल्स, सही से लिखा नहीं है, मैं आपको एक बार बोल देती हूँ। K2 A2 B2 B2D, ये हो गया आपका कबड्डी। फिर GRLS, कबड्डी गर्ल्स। K2 A2 B2 D GRLS, कबड्डी गर्ल्स। तो इससे आपको 11 उपविश के नाम याद हो जाएंगे। K2 से है कुचला और कनेर, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कनेर, तो कुचला एंड कनेर। A2 से अहिफेन और अर्क, B2 से भांग और भल्लातक, D से धतूरा। K2 A2 B2 D, ये तो हमारा हो गया। फिर इसके बाद G फॉर गुंजा, R फॉर रेचक या जयपाल भी हम उसको बोलते हैं, L फॉर लांगली एंड S फॉर स्नूही। तो ये मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक है, आप कुछ और भी बना सकते हो। तो ये कबड्डी गर्ल्स से हमें रस तरंगिणी के 11 उपविश याद हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, नंबर्स तो आपको याद रखने ही है। ये हमारे 4 यहाँ पे बचे हुए जो थे। देन आता है राजनिघंटु के अनुसार। तो राजनिघंटु ने टोटल 7 उपविश माने हैं, अर्कशीर, स्नूही, लांगली, अहिफेन, धतूरा, करवीर और गुंजा। अब यहाँ पर उन्होंने 4 चीज नहीं मानी, वो हम याद कर लेते हैं। कुचला, भल्लातक, भांग और रेचक यानी जयपाल। कुचला, भल्लातक, भांग, रेचक, कुचला, भल्लातक, भांग, रेचक, ये 4 चीजें उन्होंने नहीं मानी। किसने? राजनिघंटु ने। तो ये हमको ऑलरेडी याद जाएगा, कबड्डी गर्ल्स, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद योनि भेद से हम देख चुके हैं कि योनि भेद से प्रधान भेद स्थावर और जांघम किए गए हैं, और उपभेद यदि बताया जाए तो संयोगज और दूसरी विष किया गया है। संयोगज मतलब कॉम्बिनेशन, तो 2 विष या अधिक विषयों का संयोग होता है, और 2 निर्विष का संयोग गर्विश कहलाता है। गर्विश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे मैं पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको ये एक छोटा सा कोटेशन ध्यान रखना है कि 2 निर्विष का संयोग, निर्विष मतलब ऐसी चीज जो पॉइजनस नहीं है, यदि वो कंबाइन हो गई तो वो गर्विश कहलाता है। तो ये यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विषदाता के लक्षण। यहाँ से ये आपको लगेगा बहुत छोटा सा टॉपिक है, अनयूजुअल टाइप का, पर यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी 5 मार्क्स में। तो सुश्रुत कल्पस्थान 1/18 से 22 नंबर के श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने विषदाता के विभिन्न लक्षणों की वर्णना की है। अब यहाँ पर आपको श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई घबराने की बात नहीं, हम हिंदी अच्छे से समझते हैं।
विषदाता मतलब क्या, आप इमेजिन करो कोई व्यक्ति जिसने कोई चोरी की है या हम ही है जिसने कोई गलत काम किया है, तो हम अपने मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स या टीचर्स या किसी भी व्यक्ति से कैसे छुपे छुपे फिरेंगे, वही यहाँ पर वर्णित है। तो कोई भी एक्स्ट्रा हमको याद नहीं रखना। विषदाता मनुष्यों के संकेतों को समझने वाला, चतुर, वाणी चेष्ट व मुख्य अस्वाभाविक भाव भंगिता वाला चतुर व बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान होता है, उसने विष दिया है किसी को, उसने गलत काम किया है, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी किया है, तो वो आराम से किसी भी प्रकार के मनुष्य, यदि कोई लोग दो खुशुर फुसुर कर रहे हैं तो वो उसको आसानी से समझेगा, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को आसानी से समझेगा, यानी एक प्रकार से चतुर और बुद्धिमान होता है, तभी तो उसने ये काम किया इतना बड़ा। प्रश्न करने पर उसका समुचित आंसर नहीं दे पाता, आप उससे कोई भी क्वेश्चन करोगे वो उसका सही से क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं देगा, बोलने की चेष्टा करने पर वो डर जाएगा। फिर व्यर्थ बकवास करता है, अनाप शनाप बातें करेगा, यानी वो हमें एक तरीके से चीजों से भटकाने की कोशिश करेगा। मूर्खतापूर्ण बातें करता है, भूमि को नख से कुदेरता है, यानी बहुत ज्यादा खोया हुआ सा रहेगा, भूमि को नख से कुदेरेगा, अकारण हंसेगा, रह रहकर कांपता है, भयभीत होकर इधर उधर देखता है, क्योंकि उसको अपने पकड़ाने का डर है। और ये बहुत पहले की बात हो रही है या अभी की भी बात देखें, यदि कोई ऐसे काम करते पकड़ाए तो ऑब्वियस सी बात है उससे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो वो डरेगा, कांपेगा, इधर उधर देखेगा, ऐसा मनुष्य शुष्क मुख वाला होता है, यानी आप उसको उसका चेहरा देखकर ही बता सकते हो कि जो भी उसके चेहरे की रौनक थी वो उड़ गई, एकदम डरा हुआ सा प्रतीत होता है, उसका चेहरा मलान हो जाता है, यानी रंग उड़ा हुआ होता है, बेमतलब की बातों को पकड़ता है। फिर अगम्य मार्गों से भागता है, यानी जहां से नहीं जाना चाहिए वो सोचेगा मैं कहीं ना कहीं से इस असेंबली से निकल जाऊं, मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है कि उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा, विपरीत चेष्टाएं करता है, अजीबोगरीब हरकतें करेगा, यह विषदाता के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी व मूर्ख होता है। अब आप बोलोगे पहले लिखा था चतुर और बुद्धिमान, उसने ये काम किया इसलिए उसकी मेंटल स्थिति अच्छी है, पर उसने ये काम गलत काम किया इसलिए यहाँ पर उसको अज्ञानी और मूर्ख बोला गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इसे पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखने हैं, इससे मार्किंग अच्छी होती है और प्रेजेंटेशन। देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने इसमें पॉइंट्स बनाई हूँ आपको ऐसे ही लिखने हैं एग्जाम में। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विषाक्त अन्न की परीक्षा। पहले यदि किसी भी राजा को यदि कोई भी अन्न परोसा जाता था तो उसके पहले उसकी परीक्षा की जाती थी कि वो कहीं विषैला तो नहीं है। तो विषाक्त अन्न को अग्नि में डालने पर विभिन्न परिवर्तन होते हैं। यहाँ से पीजी में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे यदि मोर पंख के समान तीक्ष्ण अग्नि का निकलना, मोर पंख जैसा उसमें ब्लूइश कलर होता है उस प्रकार अग्नि का बहुत ज्यादा निकलना, कौवे के मांस के समान तीक्ष्ण गंध आना, अग्नि का चटचट होकर निकलना, यानी अग्नि पे यदि हमने उसको डाले तो चट 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 ऐसी आवाज आए, अग्नि का ज्वाला का एक चक्कर काटकर रुक जाना, यार अग्नि बहुत तेजी से ऊपर गई और फिर बंद हो गई, और अग्नि या तो ज्वाला निकली ही नहीं, केवल धुआं धुआं निकला, तो इससे हमें अग्नि परीक्षा ऑफ विष अन्न ये हम बोल सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए। इसके अलावा यदि किसी पक्षी ने उसका सेवन कर लिया तो उस पर क्या लक्षण दिखेंगे, या किसी जानवर ने खा लिया तो चकोर पक्षी की आंखों की लालिमा नष्ट हो जाती है, यानी चकोर पक्षी जो है उसकी आंख रेडिश होती है, तो वो वहां से उसका जो कलर है वो रेडिश से गायब हो जाएगा। कोयल का स्वर विकृत हो जाएगा, कोयल इतने अच्छे स्वर में बोलती है वो विकृत हो जाएगा, ये हमको आसानी से याद हो जाता है। साथ ही कौवे में मद बढ़ जाता है, कौवा जो है वो ऐसा लगेगा कि उसने कुछ मद कारक चीज खा लिया, इधर उधर पागलों की तरह घूमेगा। मयूर चंचल व उद्मंत हो जाता है, ये हमको स्पेशली ध्यान रखना है। मयूर जो है वो चंचल और उद्मंत मतलब भागा दौड़ी करेगा, नाचने कूदने लगेगा इस तरीके से। तोता मैना चिल्लाने लगते हैं। फिर कौवे मक्खी आदि सेवन करने पर मर जाते हैं। सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बंदर ऐसे अन्न को सूंघकर तुरंत मल त्याग कर देता है। यहाँ से मयूर और बंदर वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चकोर पक्षी की आंखों की लालिमा नष्ट हो जाती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं, जबकि आचार्य चरक ने बोले हैं कि चकोर पक्षी की आंखों में लालिमा बढ़ जाती है। तो आप ये चीज अकॉर्डिंग टू रेफरेंस याद रख सकते हो। फिर अतः राजा को चाहिए कि वह ऐसे पशु पक्षी को पाले जो कि विषाक्त अंश से उनकी रक्षा करे और घर की शोभा बढ़ाए। तो ऐसे पशु पक्षी को पाले जिनको खिला के हम देख सकें ऐसे सिम्टम्स, तो पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो में हम कवर करेंगे विष कन्या। बहुत बार आपने सुनोगे विष कन्या सीरियल्स एंड ऑल में। अब वो होती क्या थी, तो पहले के जमाने में विष कन्या प्रेजेंट होती थी। क्या था
क्यों थी ये हम आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय काल में विष कन्या का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार सुंदर कन्याओं को अल्प वय काल में ही विष की थोड़ी थोड़ी मात्रा देकर फिर मात्रा बढ़ाई जाती थी। यानी पहले जो राजा है वो एक दूसरे से दुश्मनी करने के लिए बहुत सुंदर कन्याओं को बचपन से ही बहुत काल में, यानी बहुत जब वो बिल्कुल छोटी नवजात भी रही हो तब से उनको विष की थोड़ी थोड़ी मात्रा सेवन कराते हैं, फिर बढ़ाई जाती है मात्रा। इस प्रकार कुछ दिन बाद वह कन्या पूर्णतः विषयुक्त हो जाती है। उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी उसके खिलाफ, और फिर उसको थोड़ा विष मारक नहीं होगा, ऐसे डोज बढ़ाई जाएगी तो उसकी बॉडी में एक तरीके से विष जो है वो इकट्ठा हो गया। अब इस प्रकार की कन्याओं का स्पर्श यानी टच, आलिंगन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी, चुंबन यानी किस आदि, उच्छ्वास यानी उसके सांस के कांटेक्ट में आना भी घातक होता था। लाक्षणिक दृष्टिकोण से इन कन्याओं के स्पर्श व द्रव से पुष्प व कलियां मुरझा जाती थी। इनके स्नान किए हुए जल से मक्खियां मर जाती थी। इन कन्याओं का राजनैतिक प्रयोग किया जाता था, यानी एक राजा को मारने के लिए। अब कोई भी शक नहीं कर सकता कि इतनी सुंदर कन्या ऐसी हो सकती है, और राजा आसक्त होकर उनसे शादी या जो भी करके सेक्सुअल एक्टिविटी करके फिर उनको मार दिया जाता था। इस किसी प्रकार से राजा व सम्मानित लोगों को आकर्षित कर उनकी हत्या कर देती थी। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में विष कन्या की संज्ञा का निश्चित रूप से अभिप्राय ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में ऐसे सभी व्यक्ति जो कि सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आदि व्याधियों से ग्रसित मुख्यतः महिला या व्यक्ति आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अब विष कन्या आज तो मिल नहीं रही है, लेकिन जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं, उनकी वजह से उनके कांटेक्ट में जो भी आता है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स यानी सेक्सुअल डिसीज जो भी ट्रांसमिट होती है उसको हम एज अ विष मान सकते हैं, और ऐसे लोगों को विष कन्या से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न प्रारूप था जो आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा टॉपिक था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके हम आगे भी टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।